नमस्कार दोस्तों, मिडनाइट शो में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है हेलो मिस सो एंड सो। मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब पाकर मैं बहुत खुश था। मैं रात की गाड़ी से चलकर सुबह तड़के गुरुग्राम के एक होटल में, जिसमें मैंने झांसी से ही अपने लिए कमरा बुक करवा रखा था, पहुंच गया। मैं जल्दी जल्दी फ्रेश हुआ और नहा धोकर होटल में ही चाय नाश्ता करके निकल लिया अपने ऑफिस के लिए। आज मेरा ऑफिस का पहला दिन था, जिसकी खुशी का अंदाज़ा आप स्वयं ही ला सकते हैं कि कैसा रहा होगा। ठीक 9 बजे मैं अपने ऑफिस पहुंच गया। ऑफिस के रिसेप्शन पर एक मैडम पहले से ही विराजमान थी। मैंने जाते से ही उस मैडम को गुड मॉर्निंग किया और अपना अपॉइंटमेंट लेटर उसे थमाते हुए कहा, आज मेरी ज्वाइनिंग है मैम। रिसेप्शनिस्ट ने लेटर को पढ़ा और बोली, कांग्रेचुलेशन मिस्टर रोहित, आप बैठिए, अभी सर आते ही होंगे, तब तक आप वेट कर लें, चाय लेंगे। मैंने कहा, नो थैंक्स, अभी चाय नाश्ता करके ही आया हूँ। मैं जैसे ही रिसेप्शन पर पड़े सोफे पर बैठा, वैसे ही रिसेप्शन के फ़ोन की घंटी खनकना उठी। रिसेप्शनिस्ट ने फ़ोन पर कहा, जी सर आए हुए हैं, भेज दूँ सर? ओके। रिसेप्शनिस्ट ने मुझसे कहा, मिस्टर रोहित, सर आ गए हैं, आपको बुला रहे हैं, आप अंदर चले जाएं, सामने ही सर की केबिन है। मैं रिसेप्शनिस्ट की बात सुनकर उठा और रिसेप्शन का गेट खोलकर भीतर चला गया। सामने बॉस का केबिन दिख रहा था। हॉल के दोनों ओर अनेकों सीटें लगी हुई थीं, जिन पर कंप्यूटर सिस्टम रखे हुए थे। अभी 1-2 कर्मचारी ही आए थे, क्योंकि ऑफिस टाइम 10 बजे का था, शायद इसलिए सभी लोग आराम आराम से आ रहे थे। मैंने बॉस के केबिन को बाहर से ही नॉक किया। अंदर से बॉस ने कम इन कहते हुए मुझे अंदर बुला लिया। कुछ देर बातचीत के बाद बॉस ने ऑफिस के मैनेजर मित्रा साहब को बुलाया और उनसे मेरा परिचय कराया, और फिर मैं मिस्टर मित्रा के साथ बॉस के केबिन से बाहर आ गया। मिस्टर मित्रा ने मुझे मेरी सीट दिखाई और मुस्कुराते हुए बोले, ये आपका सिस्टम है और ये पूरी टेबल ही आपकी है, और हाँ, ऑफिस में 2 चाय आती हैं, पहले 11:30 बजे और दूसरी शाम को 4 बजे। चाय के साथ 2-2 बिस्कुट भी मिलते हैं। लंच टाइम 2 बजे का है, जिसमें आप खाना खाकर कुछ देर के लिए बाहर गार्डन में टहलने जा सकते हैं। मैंने मुस्कुराते हुए मित्रा सर से कहा, आपने तो जैसे मेरी पूरी लाइफ स्टाइल बदल दी सर। मेरी बात सुनकर मित्रा सर ने मुझसे हाथ मिलाया और बोले, ओके, बेस्ट ऑफ लक, और मित्रा सर अपने केबिन में चले गए। मैंने अपनी टेबल का मुआयना किया और सिस्टम को ऑन किया। अभी मैंने अपना सिस्टम ऑन ही किया था कि मेरा असिस्टेंट मोहित भी मेरी सीट के बगल में आकर बैठ गया और मुझसे हाथ मिलाकर अपना परिचय दिया। थोड़ी देर में हम और मोहित आपस में घुल मिल गए। ऑफिस का पहला दिन काम को समझने में ही बीत गया। चूँकि मैं चीफ अकाउंटेंट था, इसलिए मेरी जिम्मेदारियां भी कुछ ज़्यादा ही थीं। दूसरे दिन से मैंने अपने काम को अंजाम देना शुरू किया और शाम को छुट्टी के बाद अपने रहने के लिए कमरे की खोज में निकल जाता। दूसरे दिन ही मुझे एक कमरा ऑफिस के पास ही मिल गया, जिसमें मैं होटल से शिफ्ट हो गया। कमरे के साथ ही छोटी सी रसोई थी और दूसरी साइड में बाथरूम अटैच्ड लैट्रिन थी। मैंने कमरे में पहुंचते ही रोज़मर्रा का कुछ सामान खरीदा और फिर हमारी दिनचर्या शुरू हो गई। ऑफिस के बाद मैं अपना समय कुछ ना कुछ पढ़ाई में व्यतीत करने लगा। खाना पीना बनाने का झंझट न पालते हुए मैंने पास के ढाबे वाले से बात कर ली, जिसका पेमेंट महीने के महीने करना तय हो गया। 2 दिनों तक तो सब कुछ सामान्य रहा। तीसरे दिन से मेरी जो हालत हुई अपने कमरे में, जैसे याद करते ही मेरे तो आज भी पसीना आ जाता है। हुआ कुछ यूँ, मैं ढाबे से खाना खाकर आया और अपना बिस्तर जमीन पर लगाकर लेट गया। रात को मैं अपने कमरे को भीतर से बंद कर लेता था। रात करीब 2 बजे मेरी नींद तब टूटी जब मुझे अपने पास किसी के लेटे होने का आभास हुआ। मैंने साइड में रखे टेबल लैंप की लाइट को ऑन किया तो देखा एक बहुत ही खूबसूरत लड़की, यही कोई 16-17 साल की, मेरी बगल में लेटी हुई है। उसका एक हाथ मेरे सीने पर था। मैं ये देखकर चौंक गया और एकदम से उठकर बैठ गया। मैंने कमरे का दरवाज़ा देखा, वह वैसे ही भीतर से बंद था। वह अभी भी सो रही थी। पता नहीं वह सो रही थी या सोने का नाटक कर रही थी। मैं कुछ देर दरवाजे के पास खड़ा हो कुछ सोचने लगा कि आखिर ये अंदर आई कैसे। दरवाजे तो भीतर से ही बंद है। क्या कोई खुफिया रास्ता भी है इस कमरे का? मैंने ध्यान से कमरे को देखा, कहीं कोई खुफिया रास्ता नज़र नहीं आया। मैंने उस लड़की को आवाज़ दी, ए हेलो मिस सो एंड सो, आप यहाँ कहाँ से? मेरी आवाज़ सुनकर वह अंगड़ाई लेते हुए बोली, क्या यार, सोने भी नहीं देते, तुम्हारी ये आदत बड़ी ख़राब है रोहित। उसकी बात सुनकर मैं चौंक गया। हैं, आप तो ऐसे बात कर रही हैं जैसे आप हमें बहुत दिनों से जानती हैं, पर मैं तो आपको नहीं जानता
और हाँ, आप यहाँ आई कैसे? मेरी बात सुनकर वह मुस्कुराते हुए उठी और मेरे से आकर एकदम से लिपट गई। मैंने कहा, अरे अरे अरे, दूर दूर, मैं सन्यासी आदमी, मैं लड़कियों औरतों से दूर रहता हूँ मैडम। मैं हड़बड़ाते हुए इतना बोल पाया था, मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अब तक मेरी सोचने की क्षमता जैसे क्षीण होती जा रही थी। उसने पता नहीं कैसा जादू सा कर दिया कि मैं भी उसके साथ ऐसा व्यवहार करने लगा था जैसे मैं उसे बहुत दिनों से जानता हूँ। कुछ ही देर में हम दोनों एक दूसरे से समाये हुए थे। फिर मैं कब सो गया मुझे पता नहीं। सुबह जब मेरी आँख खुली तो दिन के 9 बज चुके थे। मैं हड़बड़ा कर उठा और जल्दी जल्दी नहा धोकर तैयार हुआ और बिना चाय नाश्ता किए ही ऑफिस पहुँच गया। मैं बहुत स्पीड में तैयार हो रहा था, लेकिन फिर भी मुझे ऑफिस पहुँचने में 10 मिनट लेट ही हो गया। ऑफिस में जब टी टाइम हुआ तब मुझे रात वाली घटना ने आ घेरा। अभी तक जैसे मैं रात वाली घटना को भूला हुआ था। मैंने अपने असिस्टेंट मोहित से रात वाली घटना बतलाई तो वह बोला, ऐसा कैसे हो सकता है कि दरवाज़ा भीतर से बंद हो और आपके कमरे में कोई आकर आपके साथ लेट गया? सर, आप कमरे का दरवाज़ा लॉक करना भूल गए होंगे और वह लड़की वहीं किसी अड़ोस पड़ोस में रहती होगी। मैंने कहा, नहीं यार, मेरे घर के बराबर में तो एक बूढ़ा बाबा और उसकी पत्नी अकेले ही रहते हैं। दूसरी साइड में जो मकान है वह तो खाली ही पड़ा हुआ है, और जिसमें मैं रहता हूँ उसमें भी बस एक ही कमरा रसोई है जिससे मैंने किराए पर ले रखा है। मेरा मकान मालिक तो दूर रहता है। मेरी बात सुनकर मोहित बोला, नहीं सर, आपका कोई भ्रम है, ज़रूर आपसे ही कोई मिस्टेक हुई होगी। ऐसे कैसे कोई आपके रूम में आ सकता है? वो एक लड़की थी जैसा कि आप बतला रहे हैं। कोई मच्छर तो था नहीं जो किसी भी छोटी दराज से रूम में घुस आए। हम और मोहित शांत बैठे थे कि तभी चाय आ गई। हम दोनों चुपचाप चाय पी रहे थे। कुछ क्षण शांत के बाद मोहित ने शांति भंग करते हुए कहा, रोहित सर, अगर आज भी वो आपके पास आए तब तो ये समझ लीजिए कि वो कोई लड़की नहीं, कोई और है। मोहित की बात सुनकर मैंने हामी में अपना सिर हिलाया और फिर हम दोनों यानी मोहित और मैं अपने ऑफिस के काम में लग गए। ऑफिस का सारा काम निपटा कर शाम 6 बजे हम ऑफिस से निकले और पास में बने पार्क में चले गए। कुछ देर पार्क में टहलने के बाद रात 8 बजे हम ढाबे पर खाना खाने पहुंचे। वहां खाना खाया और फिर अपने कमरे पर आ गए। कमरे पर आकर मैंने अपना बिस्तर लगाया और अपने कमरे के दरवाजे पर अंदर से ताला लगा दिया और लाइट ऑफ करके चादर ओढ़कर लेट गया। अभी मैं सोया ही नहीं था, मैं सिर्फ सोने का नाटक कर रहा था और मेरी निगाहें दरवाजे पर ही टिकी हुई थीं। समय बीतता जा रहा था, कहीं कोई हरकत नहीं हो रही थी। बाहर से गाड़ियों के आने जाने की आवाज़ें आ रही थी। जैसे जैसे रात गहराती जा रही थी, सन्नाटा भी बढ़ता जा रहा था। अब तक रात के 2 बज चुके थे। मैंने देखा कमरे के दरवाजे पर लटका ताला अपने आप खुल गया और दरवाज़ा भी धीरे से खुला। वह लड़की कमरे के भीतर जैसे ही आई, दरवाज़ा पहले की तरह बंद हो गया और ताला भी जहाँ का तहाँ लटक गया। वह आहिस्ता आहिस्ता मेरी बगल में आकर बैठ गई। वह मेरे चेहरे को निहार रही थी। मैं भी अपनी आंखों की झरोखों से उसे ऐसे देख रहा था जैसे मैं सो रहा हूँ। कुछ देर वह मुझे निहारने के बाद मेरी बगल में लेट गई और अपना एक हाथ मेरे सीने पर रख दिया। जैसे ही उसने अपना हाथ मेरे सीने पर रखा, मैंने पूछा, सुबह कहाँ चली गई थी? सुबह? सुबह अपने घर? तुम्हारा घर कहाँ है और मेरे पास रात को ही क्यों आती हो? अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो दिन में भी यहीं रहा करो, यहाँ और कोई नहीं है मेरे सिवा। वह बोली, ठीक है, अगर तुम चाहते हो तो मैं ऐसा ही करूँगी। मैंने पूछा, खाना बनाना आता है? वह बोली, हाँ, बहुत स्वादिष्ट। और फिर न जाने उसने क्या किया कि मैं उसके आगोश में खो गया। न मैंने उससे उसका नाम पूछा, न यहाँ आने का मकसद। मैंने जैसे सब कुछ भूल गया था। उससे मिलने के बाद मैं कल की तरह आज भी गहरी नींद में सो चुका था, लेकिन आज सुबह वह हमारे साथ ही कमरे में मौजूद थी। मैं उठा, अपनी रसोई में गया तो देखा वहाँ खाना बनाने का काफ़ी सामान रखा हुआ है और कुछ किराने का सामान भी सलीके से रखा हुआ है। मैं ये देखकर हैरान था कि ये सारा सामान लड़की कब ले आई। मैं अभी बाथरूम में ही था, तब तक उसने चाय नाश्ता तैयार कर लिया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वह मेरी पत्नी हो जो काफ़ी समय से मेरे साथ है, लेकिन हकीकत तो हकीकत ही रहती है। मैं नहा धोकर कमरे में आया और कमरे में रखी चाय नाश्ते के पास बैठ गया और वह भी वहीं बैठ गई। मैंने चाय पीते हुए उससे पूछा, एक बात बताओ, मुझे जरा भी ध्यान नहीं पड़ रहा कि हम दोनों पहले कब और कहाँ मिले हैं। मुझे तुम्हारा नाम भी याद नहीं। मेरी बात सुनकर बोली, मेरा नाम भूल गए? अरे, मैं मोहिनी हूँ, मोहिनी, वही जो तुम्हारे साथ झांसी में पढ़ती थी।
जब मुझे पता चला कि तुम यहाँ आ गए हो तो मैं भी यहाँ तुम्हारे पास आ गई। मैंने पूछा, एक बात बताओ मोहिनी, मैंने रात को कमरे के भीतर से ताला लगा दिया था, लेकिन तुम अंदर कैसे आई? मेरी बात पर वह मुस्कुरा कर बोली, मेरे लिए ताला वाला कोई मायने नहीं रखते, मैं जहाँ चाहूँ आ जा सकती हूँ। मैंने कहा, अच्छा तो तुम जादूगरनी हो? नहीं, मैं जादूगरनी नहीं, मैं तो तुम्हारी वही मोहिनी हूँ जो स्कूल में पढ़ाई के वक्त थी। कुछ देर इधर उधर की बातचीत के बाद मैं तैयार होकर अपने ऑफिस चला गया, घर में से अकेला छोड़कर। ऑफिस में मोहित ने जैसे ही मुझे देखा पूछा, सर कल रात क्या हुआ, क्या वह आई? मैंने कहा, आई भी और अभी भी मैं उसे अपने कमरे पर छोड़कर आया हूँ। वह कह रही थी कि वो मेरे साथ झांसी में पढ़ती थी, पर यार मुझे कुछ याद नहीं आ रहा कि मेरे साथ मोहिनी नाम की कोई लड़की पढ़ती भी थी। मोहित बोला, सर वो कोई मोहिनी वोहिनी नहीं है, वो कोई प्रेत है जो आपको डसने आई है। मैंने कहा, छोड़ यार, वो मेरा क्या बिगाड़ रही है, उसने मेरे लिए चाय नाश्ता भी बनाया और लंच भी। ये देखो मैं लंच लेकर आया भी हूँ। मैंने अपने टेबल पर रखे लंच बॉक्स को मोहित को दिखाते हुए कहा। मोहित ने मेरा लंच बॉक्स खोला, उसमें से बहुत ही बढ़िया सब्जी खुशबू आ रही थी, साथ में रखी पूड़ियों से भी भाप निकल रही थी। मोहित बोला, सर ये क्या, इसमें से तो अभी भी भाप निकल रही है, इसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी इसमें खाना रखा गया हो, गर्मा गर्म, जबकि आपको आए हुए आधा घंटे से ज़्यादा हो चुका है। अब तक तो ये खाना ठंडा हो जाना चाहिए था। मैंने कहा, यार मोहित तुम बहुत शक्की आदमी हो, जब ये लंच बॉक्स बंद था तो खाना तो गर्म ही रहेगा ना। छोड़ यार, वो मेरा क्या बिगाड़ रही है, बल्कि मेरी मदद ही तो कर रही है। मोहित बोला, नहीं सर, ये आपका भ्रम है, आप अभी नहीं समझेंगे, कुछ दिन बाद आप खुद कहेंगे कि मोहित ये मेरे शरीर में क्या हो रहा है। फिर क्या बताऊं सर, करीब 15 दिन बाद मैंने महसूस किया कि मेरा वेट आधे से भी कम हो गया है और मेरी थिंकिंग पावर भी कम हो गई है। ऑफिस में भी सभी लोग कहने लगे थे कि क्या सर आप अपने खाने पर ध्यान दीजिए, आपका वेट लॉस हो रहा है। कुछ लोग तो तफरीह में बोल देते, सर अब आप शादी कर लीजिए, जिससे भाभी जी आकर आपको टाइमली खाना तो दे दिया करेंगी। मोहित ने कहा, सर आप मेरी बात मान लीजिए, आपके साथ रहने वाली वही लड़की कोई लड़की नहीं है, बल्कि वो कोई प्रेतनी है जो आपके शरीर को चूसती जा रही है। सर आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको एक तांत्रिक बाबा के पास ले चलता हूँ, वो सब कुछ बता देंगे। वो कुछ नहीं लेते क्योंकि वे बालाजी के भक्त हैं। शाम मोहित मुझे लेकर तांत्रिक बाबा के पास गया। तांत्रिक बाबा ने जैसे ही मुझे देखा वह एकदम से बोला, अरे इसके ऊपर तो प्रेत का साया है, अच्छा हुआ आ गए, वरना ये इसे ले लेता। और फिर उस तांत्रिक बाबा ने मुझे मेरे घर नहीं जाने दिया, बोला आज तो मेरे पास ही यहीं रहोगे, देखना वो यहाँ आने की भी कोशिश करेगा। और फिर रात को जैसे ही मैं तांत्रिक बाबा की कुटिया के बाहर चारपाई पर लेटा, मोहिनी मेरे पास आ गई। जैसे ही वह आई, तांत्रिक बाबा ने उसके ऊपर कोई चीज़ फेंकी, जैसे वह बहुत ही भयानक आवाज़ में चीखी और बोली, तांत्रिक मैं तुझे चबा जाऊंगी, तू मुझे गिरफ्तार करना चाहता है। और फिर मोहिनी ने तांत्रिक को एक झटके से जमीन पर पटक दिया। तांत्रिक बाबा चोट खाने के बावजूद भी उठे और फिर से कुछ दाने अपनी जेब से निकाल कर मोहिनी पर फेंक दिए। इस बार जैसे वह और भड़क गई, वह पागलों की तरह तांत्रिक बाबा से भिड़ गई, जिसे देखकर मैं बहुत डर गया था। फिर पता नहीं तांत्रिक बाबा ने क्या किया, शायद बाबा ने एक मिट्टी की हांडी में मोहिनी के बाल काटकर उसमें बंद कर दिए। बाल कटते ही वह जैसे शक्तिहीन हो गई। और फिर दूसरे दिन सुबह हम और मोहित और तांत्रिक बाबा बालाजी सरकार के दरबार में पहुंच गए। मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ के बालाजी महाराज के सामने तांत्रिक बाबा ने वह हांडी रख दी और कुछ मंत्रोच्चारण किया। मैंने और मोहित ने साफ साफ देखा कि उस हांडी में से एक तेज विस्फोट हुआ और कुछ ही देर में वह हांडी आग का गोला बनी हुई थी। अब मेरे को अपना सिर काफ़ी हल्का सा महसूस होने लगा था। हम मोहित और तांत्रिक बाबा गुरुग्राम लौट आए और तांत्रिक बाबा के कहने पर मैंने वह मकान छोड़ दिया। अब मैं और मोहित एक साथ एक अलग रूम में रहने लगे थे। कुछ दिन तो मुझे मोहिनी की बहुत याद आती रही, लेकिन जैसे ही मेरे सामने वह अंगारा बनी हांडी का दृश्य आता, मैं अंदर ही अंदर सिहर उठता। करीब 1 महीने बाद ही हमने महसूस किया कि मेरी सेहत पहले से काफ़ी इम्प्रूव हो रही थी। मेरा वेट भी अब पहले जैसा होने लगा था। उस प्रेतनी ने न जाने मेरे दिलो दिमाग पर कैसा जादू कर दिया था, मैं उसका दीवाना हो गया था। मुझे अपनी सेहत का जरा भी ख्याल न था।
अगर मोहित मुझे समय रहते तांत्रिक बाबा के पास न ले जाता और तांत्रिक बाबा मुझे बालाजी महाराज के स्थान पर न ले जाते तो निश्चित ही वह प्रेतनी मुझे खा ही जाती। आज आपको अपनी आप बीती सुनाते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जबकि इस घटना को घटित हुए पूरे 38 साल बीत चुके हैं। मैं बालाजी का किस प्रकार शुक्रिया अदा करूं ये मैं कह नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी एक अजीबोगरीब घटना है जिसे हमारे एक मित्र ने आपके लिए प्रेषित की। आशा है आपको इस कहानी से कुछ सबक अवश्य मिलेगा और आप भी बालाजी सरकार के कानून को समझ सकेंगे। इसी के साथ अगले मंगलवार को पुनः मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अरुण प्रकाश शास्त्री को इजाज़त दें। नमस्कार।